नमस्ते बच्चों, शिक्षा सागर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। बच्चों, हम पिछली क्लास में पांचवा चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और पांचवें चैप्टर में हमने डॉबेराइनर के ट्रिक के बारे में बात किया था। मतलब तत्वों को क्रम से जमाने के लिए सबसे पहले डॉबेराइनर ने अपना ट्रिक दिया। अब डॉबेराइनर का ट्रिक फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उसने केवल 9 तत्वों के बारे में ही बता पाया। अब इसके बाद जो वैज्ञानिक आता है उसके बारे में अगर बात करें तो दूसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, इसको अष्टक सिद्धांत क्यों कहते हैं तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। अब न्यूलैंड्स ने सन 1866 में न्यूलैंड्स ने तत्वों को वर्गीकरण किया। अब इसका वर्गीकरण का आधार क्या था? इसने क्या किया? द्रव्यमानों को आरोही क्रम में जमाया। अच्छा, इसने क्या किया? इसके समय ओनली 56 तत्व ही ज्ञात थे। कितने तत्व ज्ञात थे? 56। अब इसने मतलब न्यूलैंड्स ने हाइड्रोजन से आरंभ कर थोरियम TH है ना, इसका प्रतीक TH होता है, थोरियम तक अपने आवर्त सारणी को जमाया। और थोरियम इसने 56 तत्व तक ही आवर्त सारणी को जमा पाया। केवल 56 तत्व तक ही जमा पाया था क्योंकि उस समय 56 तत्व ज्ञात थे। ठीक है, अब देखो, इसने इसका आवर्त नियम सबसे इंपॉर्टेंट तो इसका आवर्त नियम है। 1866 में दिया, इतना हिस्ट्री पूछा नहीं जाता है। हाइड्रोजन से आरंभ कर थोरियम तक अपने आवर्त सारणी को दिया, ये भी इतना पूछा नहीं जाता है। 56 तत्व तक ही आवर्त सारणी को जमा पाया। ठीक है, ये कभी कभार पूछ लिया जाता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसका आवर्त नियम क्या था? आवर्त नियम की बात करें या फिर हम बात करें न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत क्या था? अष्टक नियम, ये ऐसे भी आ सकता है कि अष्टक नियम लिखिए, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम लिखिए, या फिर ऐसे भी आ सकता है न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत क्या था? अष्टक सिद्धांत क्या था? अब न्यूलैंड्स ने किस सिद्धांत को अपनाया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब न्यूलैंड्स ने सबसे पहले द्रव्यमानों को आरोही क्रम में जमाया। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में। उसने हाइड्रोजन से स्टार्ट करके, ये सबसे कम द्रव्यमान वाला था, तो हाइड्रोजन से स्टार्ट करके द्रव्यमानों को आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में जमाते गया और उसमें यहां पाया कि प्रत्येक प्रथम तत्व का गुणधर्म ठीक उसी प्रकार 8वें तत्व के गुणधर्म से समानता दर्शाता है, जिस प्रकार संगीत में हर प्रथम स्वर 8वें स्वर से समानता दर्शाता है। ठीक है, तो यही क्या है? उसका अष्टक नियम है। इसको अच्छे से समझेंगे। पहले लिख लेते हैं कि न्यूलैंड्स ने परमाणु को उसके
द्रव्यमान के आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम, आरोही क्रम में जमाया तथा यहां पाया कि प्रथम तत्व का गुणधर्म, प्रथम तत्व का गुणधर्म, प्रथम तत्व का गुणधर्म ठीक उसी प्रकार आठवें तत्व के गुणधर्म से समानता, आठवें तत्व के गुणधर्म से समानता, समानता दर्शाता है। जिस प्रकार ठीक उसी प्रकार आठवें तत्व के गुणधर्म से समानता दर्शाता है, जिस प्रकार संगीत के सुर में प्रथम सुर आठवें सुर से समानता दर्शाता है, समानता दर्शाता है। अब संगीत के प्रथम सुर आठवें सुर से समानता दर्शाता है, इसीलिए इसे अष्टक सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इसी कारण हम इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसे अष्टक सिद्धांत, अष्टक सिद्धांत कहते हैं। अच्छा, संगीत के अगर 8 सुर की बात करें तो इसने तत्वों को ऐसे जमाया, मतलब क्रम से जमाया, जमाने के बाद इसने टोटल 7 समूह को चुना। अब 7 समूह 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद फिर अगला यहां से स्टार्ट किया, तो इसने क्या पाया कि ये प्रथम तत्व का गुणधर्म इस 8वें तत्व, ये 7वें के बाद 8वें तत्व के गुणधर्म के समान आया। ठीक है, अब संगीत के सुर की बात करें तो संगीत के सुर में भी ऐसा ही होता है। अब संगीत का सुर क्या क्या होता है, संगीत के सुर, अब संगीत के सुर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये 7 सुर होते हैं संगीत में, 1 2 3 4 5 6 7, और इसके बाद वापस सा आता है, तो इसका मतलब प्रत्येक प्रथम सुर जो है वापस 8वें सुर और प्रथम सुर की बात करें तो वापस समान आ जाता है। इसी सिद्धांत को लागू करके न्यूलैंड्स ने अपना अष्टक सिद्धांत दिया था। ठीक है बच्चों, तो ये तो हुआ न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, लेकिन इसमें भी गलती हो गया, इसमें भी गलती हुआ, और गलती क्या हुआ उसके बारे में अगर बात करें, मतलब इसके दोष के बारे में बात करें, दोष या फिर न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की सीमाओं की बात करें तो देखना इधर, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की सीमाएं। अब देखो, इसका भी जो सिद्धांत है ना वो निरस्त हो गया। अब इसका निरस्त होने का क्या कारण था, ये बेचारा पूरा अष्टक सिद्धांत को अच्छे से जमा तो दिया था, लेकिन इसका जो अष्टक सिद्धांत है ना ये केवल कैल्शियम तक ही लागू हो पाया, कैल्शियम तक ही लागू हो पाया, क्योंकि कैल्शियम के बाद सभी परमाणु में, मतलब आगे आने वाले जो तत्व है उसका प्रथम तत्व और 8वें तत्व के गुणधर्म समान नहीं आ रहा था, तो इसका अष्टक सिद्धांत केवल कैल्शियम की तक ही लागू है। दूसरा, इसको कहीं कहीं पर क्या हुआ कि दो तत्वों को एक साथ रखना पड़ा, एक ही समूह में रखना पड़ा दो तत्वों को, और कहीं कहीं पर
उसने तत्वों को उसके जो समान गुणधर्म वाले तत्व है उससे अलग कर दिया, उससे अलग कर दिया। जैसे कोबाल्ट और निकल को उसने एक साथ रख दिया था, और कोबाल्ट और निकल एक ही गुणधर्म के होते हैं, और ये जो कोबाल्ट और निकल होता है ये लोहे के गुण के समान होता है, लोहा का जो गुण होता है उसके गुणधर्म के समान का होता है। लेकिन इस कोबाल्ट और निकल को इसने आयोडीन ब्रोमीन वाले श्रेणी में रख दिया, क्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन वाले श्रेणी में रख दिया, जो कि इसके जो सिद्धांत का दोष उत्पन्न हो जाता है यहां पर। ठीक है। और तीसरे दोष की अगर बात करें तो तीसरे दोष में इसने केवल हल्के तत्वों, मतलब 1 से लेकर 20 तक तत्व हल्का तत्व ही होता है, तो केवल हल्के तत्व के बारे में ही बता पाया, भारी तत्वों के बारे में नहीं बता पाया। अच्छा, इनके दोष को हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहां सिद्धांत केवल कैल्शियम Ca है ना, C कैल्शियम तक ही लागू होता है, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक तत्व 8वें तत्व के समान गुणधर्म के नहीं, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक तत्व 8वें तत्व के समान गुणधर्म के नहीं पाया गया। ठीक है। दूसरे दोष की अगर बात करें तो इसको कहीं कहीं पर अपने क्रम को उलटना पड़ा, तो हम क्या लिखेंगे, न्यूलैंड्स ने अपने सारणी में कहीं कहीं पर दो तत्वों को एक साथ रखा तथा कहीं कहीं पर दो तत्वों को कहीं कहीं पर तो एक साथ रख दिया, एक ही समूह में रख दिया, जबकि और तथा कहीं कहीं पर उसने क्या किया, उस तत्वों को उसके समान गुणधर्म वाले तत्वों से अलग कर दिया। कहीं कहीं पर तत्वों को उसके समान गुणधर्म वाले तत्वों से अलग अपने समान गुणधर्म वाले तत्वों से अलग अलग कर दिया। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर बात करें, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कहीं कहीं पर दो तत्वों को एक साथ रख दिया। तो इसने मतलब न्यूलैंड्स ने क्या किया, कोबाल्ट व निकल को एक साथ रख दिया था, एक साथ एक ही समूह में रख दिया। और दूसरी बात अगर बात करें, कोबाल्ट व निकल आयरन मतलब लोहा, Fe के समान गुणधर्म के होते हैं। कोबाल्ट व निकल किसके समान गुणधर्म के होते हैं, आयरन के होते हैं, किंतु इसको आयरन
से दूर किस समूह में रख दिया? आयरन वाले समूह में नहीं रखा, इसने किस समूह में रख दिया? आयोडीन ब्रोमीन वाले समूह में, किंतु इसको आयरन से दूर आयोडीन ब्रोमीन वाले समूह में रख दिया। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, इसका दोष हो गया, है ना। कहीं कहीं पर तो उसने क्या किया, तत्वों को उसके समान गुणधर्म वाले तत्वों से अलग कर दिया। लोहे के समान गुणधर्म का था ये, लेकिन इससे अलग करके कौन से वाले में रख दिया? हेलोजन वाले गुणधर्म में रख दिया, जो कि इसका एक दोष है। तीसरे दोष की अगर बात करें तो तीसरी दोष न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्व के लिए, हल्के परमाणुओं के लिए ही लागू हो पाया। मतलब भारी तत्वों के लिए ये लागू नहीं हो पाया ना। तो ये भी दोष है इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इसके बाद एक और कमी इसका माना जाता है कि एक सीमा और है, एक गलती इसने और कर दिया था। इसने ये गलती कर दिया था कि इसने ये समझा, मतलब इसने अनुमान ये लगाया कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही ज्ञात है, और आगे इसकी और कोई भविष्यवाणी नहीं किया कि अन्य तत्व ज्ञात होगा या नहीं होगा। तो ये भी एक प्रकार से इसका क्या है, दोष है। तो अगला दोष हम क्या लिखेंगे? न्यूलैंड्स ने प्रकृति में केवल 56 तत्व के बारे में बताया, 56 तत्व के बारे में बताया, जबकि भविष्य में और भी तत्व खोजे गए। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि न्यूलैंड्स ने सही अनुमान नहीं लगा पाया तत्वों के बारे में, अर्थात न्यूलैंड्स तत्वों के बारे में सही अनुमान नहीं लगा पाया। तो इस प्रकार देखो, सबसे पहले डॉबेराइनर आया। डॉबेराइनर ने क्या बताया कि तत्वों को तीन समूह में उसने जमा पाया, कि उसका त्रिक नियम याद रखना। त्रिक नियम क्या था? तत्वों के द्रव्यमान के आरोही क्रम में जमाने पर, मतलब डॉबेराइनर ने भी द्रव्यमान को चुना, अष्टक न्यूलैंड्स ने भी द्रव्यमान को चुना, और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे मेंडलीव का आवर्त सारणी, उसने भी द्रव्यमान को चुना। अब न्यूलैंड्स ने तो क्या बताया? सबसे पहले डॉबेराइनर ने क्या बताया कि द्रव्यमान के आरोही क्रम में जमाने पर उसके बीच वाले तत्व का जो द्रव्यमान है उसके आसपास वाले तत्व के द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है। ये तो किसने बताया? डॉबेराइनर ने। और उसने तीन त्रिक ही बता पाया, मतलब 9 तत्व के बारे में बता पाया, इसलिए उसका फेल हो गया। उसके बाद न्यूलैंड्स आया। अब न्यूलैंड्स के समय 56 तत्व ज्ञात थे। अब उसने 56 तत्वों को जमा पाया, लेकिन उसने ये 4 दोष उसके होने के कारण इसका भी कल्पना
फेल हो गया। अब फेल हो गया तो अगले बार कौन आएगा? अब इसके बाद अगला हेडिंग डालना ये तो अपना क्या था? न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत और इसकी सीमाएं। अब हम बात करेंगे मेंडलीव का आवर्त सारणी। अब मेंडलीव के आवर्त सारणी, मेंडलीव ने भी द्रव्यमान को ही चुना था। मतलब मेंडलीव के आवर्त नियम के बारे में हम बात करेंगे तो मेंडलीव का आवर्त सारणी, मेंडलीव के आवर्त सारणी। अब मेंडलीव के आवर्त सारणी की अगर बात करें तो मेंडलीव ने तत्वों को जमाया। अच्छा, सबसे ध्यान रखना कि तत्वों को जमाने का सबसे ज्यादा श्रेय, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण करने का सबसे श्रेय जिसको जाता है वो किसको जाता है? मेंडलीव को जाता है। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी हम हेनरी मोजले का पढ़ते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव किसने डाला था? तो वो मेंडलीव ने डाला था। मतलब कुछ हद तक इसने सही सही जमा पाया था, इसलिए इसको मेंडलीव की आवर्त सारणी में हम मेंडलीव की उपलब्धियां भी पढ़ेंगे। मतलब उसकी आवर्त सारणी की क्या क्या विशेषता है, मतलब क्या क्या वो कर पाया, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले लिखना तत्वों के वर्गीकरण, इसमें कुछ स्टार पॉइंट डाल के लिखना। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किसको जाता है? मेंडलीव को जाता है। मुख्य श्रेय रूसी रसायनज्ञ मेंडलीव, इसका पूरा नाम ऐसे डमित्री इवोनोविच मेंडलीव है ना, तो हमें सिर्फ मेंडलीव याद रखना है। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायनज्ञ मेंडलीव को जाता है। ठीक है, सबसे मुख्य श्रेय किसको जाता है? रूसी रसायनज्ञ मेंडलीव को जाता है। और मेंडलीव के समय तक केवल 63 तत्व ही ज्ञात थे। तो हम क्या लिखेंगे? इनके समय केवल 63 तत्व ज्ञात थे। 63 तत्व ज्ञात थे। इनके समय केवल 63 तत्व ज्ञात थे। अच्छा, इनका आवर्त नियम या आवर्त सिद्धांत की अगर बात करें तो क्या था? आवर्त सिद्धांत तो मेंडलीव का भी आवर्त सिद्धांत द्रव्यमान से संबंधित था। मतलब तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। तो आवर्त सिद्धांत या आवर्त नियम की बात करें, इसका आवर्त नियम क्या था? आवर्त नियम या सिद्धांत की बात करें तो मेंडलीव का आवर्त नियम या आवर्त सिद्धांत की अगर बात करें तो क्या था? तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। मतलब उसने क्या क्या किया? गुणधर्म को परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन बता दिया। परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। ठीक है, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। और मेंडलीव ने तत्वों को जमाया और जमाने में उसने ऊर्ध्व स्तंभ को तो क्या कहा? समूह कहा। समूह या फिर उसको हम ग्रुप कह सकते हैं। और क्षैतिज स्तंभ को उसने क्या कहा? आवर्त कहा। ठीक है, उसने तत्वों को जमाया तो ऊर्ध्व स्तंभ को तो क्या कहा उसने? समूह या ग्रुप कहा। और क्षैतिज स्तंभ को पीरियड या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं?
आवर्त कहा। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अगले एक स्टार डाल के लिख लेना इसको। मेंडलीव के आवर्त सारणी में, मेंडलीव के आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को क्या कहा, समूह या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, ग्रुप कहा। तथा क्षैतिज ऊर्ध्व स्तंभ को तो क्या कहा उसने, समूह या ग्रुप कहा, जबकि क्षैतिज रेखा मतलब क्षैतिज में स्थित तत्वों परमाणुओं को उसने क्या कहा, रेखा को आवर्त या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, पीरियड कहा। ठीक है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को तो समूह या ग्रुप कहा, तथा क्षैतिज स्तंभ को उसने क्या कहा, क्षैतिज स्तंभ को या क्षैतिज रेखा को उसने आवर्त या पीरियड कहा। ठीक है, अब मेंडलीव की आवर्त सारणी 1872 में, मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है, मेंडलीव का आवर्त सारणी, देखो हमने सबसे पहले डॉबेराइनर का बात किया था, तो डॉबेराइनर में कितना 1817 बात किया था। उसके बाद 1866 में न्यूलैंड्स आया, और न्यूलैंड्स के बाद 1872 में मेंडलीव का आवर्त सारणी तैयार हो गया था। और मेंडलीव का आवर्त सारणी 1872 में तैयार होके सबसे पहले जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। मेंडलीव का आवर्त सारणी सन 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुआ। तो मेंडलीव का आवर्त सारणी सन 1872 में सबसे पहले कौन से पत्रिका में प्रकाशित हुआ, तो जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुआ। अब इसके आगे अगर बात करें मेंडलीव के आवर्त सारणी की क्या उपलब्धियां है ना, क्योंकि मेंडलीव ने तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय तो किसको जाता है, मेंडलीव को जाता है, न कि हेनरी मोजले को जाता है। मेंडलीव ने तत्वों का वर्गीकरण सही तरीके से कर पाया लगभग, है ना। तो इसकी उपलब्धि के बारे में भी बात करेंगे कि इसकी उपलब्धि क्या क्या है। ठीक है, तो अगला हेडिंग क्या रहेगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां। देखो इसकी उपलब्धियां, आज हम इसकी उपलब्धियों के बारे में ही बात करेंगे, फिर इसकी सीमा कल पढ़ेंगे हम, और सीमा, उसके बाद आपका हेनरी मोजले का आवर्त सारणी आएगा, और उस आवर्त सारणी, क्योंकि वो वर्तमान आवर्त सारणी है तो उसको हम बनाएंगे भी सही, उसका आवर्त नियम भी पढ़ेंगे हम, और साथ में हेनरी मोजले के आवर्त सारणी से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। तो लगभग आपका 2-3 दिन में आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बस अच्छे से तैयारी करते रहना, सारी चीज़ें जो चीज़ बताया जाता है उसको एक बार रिवीजन करते रहना। ठीक है, और क्लास, अगर किसी ने पिछला क्लास नहीं ले रखा है तो पिछला क्लास भी ले लेना। ठीक है, सारी क्लास को तरीके से लेना और सारी चीज़ें नोट करते हुए चलना, आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, तो अच्छे से क्लास लेते रहना बस, बाकी नंबर आने की तो बात की बात है ना। ठीक है बच्चों, अब आगे अगर बात करें मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धि के बारे में, अगर बात करें उपलब्धि या विशेषताओं के बारे में बात करें, तो पहली विशेषता क्या है
इसने कहीं कहीं पर तो तत्वों का क्रम ही चेंज कर दिया। जैसे कि कोबाल्ट को निकिल से पहले, कहीं कहीं पर कोबाल्ट को निकिल से पहले और कहीं कहीं पर निकिल को कोबाल्ट से पहले तत्वों का क्रम इसको चेंज करना पड़ा। ठीक है बच्चों, तो इसमें लिखना आवर्त सारणी व्यवस्थित करते समय आवर्त सारणी व्यवस्थित करते समय मेंडलीव को कहीं कहीं पर अपने क्रम को बदलना पड़ा। क्रम को बदलना मतलब उसके द्रव्यमान संख्या अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रखना पड़ा। अपने क्रम, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, कहीं कहीं पर अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखना पड़ा। मतलब कहीं कहीं पर उसको अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखना पड़ा। तो एक प्रकार से इसकी उपलब्धि है कि इसने आवर्त सारणी को क्रम बदल दो कोई बात नहीं है, लेकिन गुणधर्म सेम मैच होना चाहिए, मतलब उसका गुणधर्म मिलना चाहिए। और गुणधर्म मिलेगा और क्रम इसलिए बदलना पड़े ताकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जाए। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इसमें हम क्रम इसलिए बदलना पड़ा ताकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके। तो इसकी भी ये एक क्या है, उपलब्धि है। ठीक है, उपलब्धि है कि उसको कहीं कहीं पर कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को रखना पड़ा। ठीक है, अब मेंडलीव ने क्या किया, इसकी दूसरी उपलब्धि क्या है, मेंडलीव ने कुछ तत्वों का अनुमान लगा लिया था तथा उनके स्थान पर रिक्त स्थान छोड़ दिया था। मेंडलीव ने पहले से ही कुछ तत्वों का अनुमान लगाया। यह भी एक प्रकार से उसकी उपलब्धि है, इसने पहले से भविष्यवाणी कर दिया, मतलब पहले से अनुमान लगा लिया कि हाँ ये तत्व बाद में खोजा जाएगा। लगाया तथा उनके स्थान को रिक्त छोड़ा। उनके स्थान को उसने क्या कर दिया, रिक्त छोड़ दिया। और रिक्त छोड़ा तथा उनका नाम उनके ऊपर आने वाले तत्व के आगे एका उपसर्ग लगाकर किया। तथा उनका जो नामकरण किया ना, उनका नामकरण कैसे किया उसने, नामकरण उसके ऊपर, मतलब उस समूह में आने वाले उसके ऊपर स्थित तत्वों के आगे एका एक संस्कृत के उपसर्ग है ना, एका उपसर्ग लगाकर किया। उनका नामकरण कैसे किया, उसके ऊपर स्थित तत्वों के आगे एका उपसर्ग लगाकर किया। अब जैसे कि एका बोरोन है, एका बोरोन की जगह पर किसको खोजा गया, स्कैंडेनियम को। एका, जैसे अगर बात करें 3 तत्वों का अनुमान लगाया था उसने, है ना, एक तो एका बोरोन, और इसकी जगह पर किसको खोजा गया,
स्कैंडेनियम, स्कैंडेनियम को खोजा गया। एका बोरोन, दूसरा क्या था, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। एका एल्यूमिनियम की जगह पर गैलियम को, एका एल्यूमिनियम याद रखना है इसको, ये आ चुका है एग्जाम में। एका एल्यूमिनियम की जगह पर तो किसको खोजा गया, गैलियम को, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। एका बोरोन की जगह पर स्कैंडेनियम को, एका एल्यूमिनियम की जगह पर गैलियम को, और एका सिलिकॉन की जगह, एका सिलिकॉन की जगह पर किसको, जर्मेनियम को, जर्मेनियम को, जर्मेनियम को खोजा गया बाद में। तो एका बोरोन की जगह स्कैंडेनियम, एका एल्यूमिनियम की जगह गैलियम तथा एका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम को खोजा गया। ये आवर्त सारणी, मेंडलीव के आवर्त सारणी की दूसरी उपलब्धि है। और तीसरी अगर विशेषता की बात करें कि मेंडलीव के आवर्त सारणी की एक विशेषता यहां भी थी कि जब इन गैसों का पता चला, किन गैसों का, नोबल गैसों का पता चला, तो जब नोबल गैसों का पता चला ना, तो उसको मेंडलीव की आवर्त सारणी को बिना उल्टा पुल्टा करके उसको एक एक्स्ट्रा समूह में रखा जा सका। मतलब आवर्त सारणी जैसा का वैसा ही रहा और उसको एक अलग समूह में जोड़ दिया गया। ठीक है, और इसके बारे में आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे कि उस समूह को क्या कहते हैं, शून्य समूह कहते हैं, क्यों कहते हैं, तो वो सारी चीजें आप पढ़ोगे बड़ी क्लासों में ना। तो अभी तो हम किसकी बात कर रहे हैं, उसकी तीसरी उपलब्धि क्या था, मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक विशेषता यहां है कि जब नोबल, अच्छा उसके समय पर नोबल गैसों की खोज नहीं हुई थी ना, 63 तत्वों में नोबल गैस नहीं था। तो जब नोबेल गैसों के बारे में पता लगा तो इन्हें आवर्त सारणी में व्यवस्थित करने के लिए, आवर्त सारणी में व्यवस्थित करने के लिए, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक विशेषता यहां भी थी कि क्या, कि जब नोबल गैसों के बारे में पता लगा तो उन्हें आवर्त सारणी में व्यवस्थित करने के लिए आवर्त सारणी को बिना डिस्टर्ब किए, डिस्टर्ब का मतलब बिना विक्षुब्ध किए, बिना विक्षुब्ध का मतलब हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टर्ब, बिना डिस्टर्ब किए व्यवस्थित करने के लिए आवर्त सारणी को बिना विक्षुब्ध किए इन्हें अलग समूह में व्यवस्थित किया गया। अलग समूह में, समूह मतलब ग्रुप है ना, लंबे ग्रुप में व्यवस्थित किया गया। तो ये भी एक प्रकार से इसकी उपलब्धि है कि जब नोबल गैसों के बारे में पता लगा तो उससे इसकी आवर्त सारणी में कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, तो ये तो हो गया मेंडलीव के उपलब्धियों के बारे में। अब हम बात करेंगे मेंडलीव के वर्गीकरण की सीमाएं क्या क्या थी या उसकी कमियों के बारे में हम जानेंगे, तो इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, उसकी सीमा या कमियों के बारे में। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ में इसको आगे भी शेयर करना, खुद ही मत देखना ना, और भी बच्चों को सेंड करना जो सारे देख सकें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।